जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ से हमने छोड़ा हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। सिलिकॉन, नाइट्रोजन स्त्री करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम, जैपोनिकम है, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, लेगोमिनस, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन के बारे में। क्या है? आवर्त सारणी का प्रथम तथ्य परमाणु संख्या 1 है इसकी। खोजकर्ता याद रखना हेनरी कैवेंडिश, अन्य नाम है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन को। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन पर बहुत सारी चीजें बन रही हैं, रेल, ट्रैक, कुछ फैक्ट्रियों, उनसे रेल के इंजन, ये सब हाइड्रोजन पर निर्भर होते जा रहे हैं। नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक ईंधन मान होता है इस हाइड्रोजन का। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, फिर हीलियम। ठीक है। हाइड्रोजन जो किसमें? सोलर एनर्जी में, सन के जो सन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में। ठीक है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन से पानी बनाने में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन से पानी बनाने में किया जाता है। समझ रहे हैं? ये प्रमुख उपयोग है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हमेशा आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्या है? चलिए हाइड्रोजन के समस्थानिक पर चर्चा करते हैं। यह है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होता है 1H2 या डी इसका प्रतीक है। स्थाई समस्थानिक है, यानी कि ये क्या है? स्टेबल समस्थानिक है, स्टेबल आइसोटॉप है। खोजकर्ता कौन है इसके? ड्यूटेरियम के खोजकर्ता है हेराल्ड ओरे। वर्ष 1931 में इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की संख्या होती है इसमें 1। फिर आपका ट्राइटियम जिसमें होता है 1H3 या टी। ये एक रेडियो एक्टिव है दोस्तों। इसके खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, ML ओलिफेंट या पार्ल हार्टेक। वर्ष 1934 में। न्यूट्रॉन की संख्या ट्राइटियम में होती है 2। ट्राइटियम में कितनी होती है? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इसमें नहीं होता है, मैं ऊपर बता चुका हूं। प्रोटॉन नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बट जो ड्यूटेरियम है उसमें कितने? 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बात करें प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये होता है प्रोटियम 1H1। स्थायी समस्थानिक है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है, प्रोटॉन होता है इसमें। ठीक है। इसमें कितनी है? ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन, इसमें कितना है? 1 न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन की संख्या होती है प्रोटियम में। नेक्स्ट बात करेंगे ड्यूटेरियम 1H2 पे। 1H2 क्या है इसके गुण? ये रंगीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, जल में अविलेय है। क्या है? अविलेय है, भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2 होता है। खोज करता है डॉक्टर H.C. उरे, वर्ष 1932 में। उपयोग की बात करेंगे। नाभिक संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। नाभिक संयंत्रों में 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड D2O, इसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। भारी जल बनाने में होता है। विशेषताएं: शरीर हेतु हानिकारक है, पौधों के विकास को रोक सकता है, बीजों को अंकुरण रोक देता है ये भारी जल, क्योंकि ये ऑलरेडी भारी है। जल की बात करेंगे। जल का संकेत क्या है? H2 है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलकर बना एक यौगिक है। तो जल क्या है? एक यौगिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है। जल में H व O होता है। भार का अनुपात है इसका 1:8। pH मान है इसका 7, उदासीन प्रकृति है। अधिकतम घनत्व होता है, न्यूनतम आयतन होता है -4 डिग्री सी पर। अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी, और न्यूनतम आयतन होता है -4 डिग्री सी पर। अधिकतम आयतन व न्यूनतम घनत्व कहां पर होता है? 0 डिग्री सी पर। और ये 4 डिग्री सी है दोस्तों, 4 डिग्री सी पर। ठीक है। अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन माइनस नहीं, 4 डिग्री से प्लस में मान लो, या जैसे भी 4 डिग्री सी पर। और अधिकतम आयतन व न्यूनतम घनत्व 4 डिग्री सी से नीचे पहुंचेगा तो घनत्व न्यूनतम हो जाएगा, जो 4 डिग्री सी पर अधिकतम था। क्वथनांक देखेंगे जल का तो 100 डिग्री सी या 212 फ़ारेनहाइट या 313 केल्विन है। हिमांक की बात करेंगे तो 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन है। सर्वाधिक शुद्ध जल वर्षा का जल है। अन्य नाम है प्राकृतिक विलायक। घुलनशील विटामिन है B समूह व C। जल के प्रकार की बात करेंगे। कठोर जल होता है। ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है। ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है, कठोर जल कहता है। कठोरता का कारण है जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट। जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट व नाइट्रेट आदि लवण। ठीक है। मृदु जल की बात करेंगे। ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। गॉट इट। ओजोन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का अपर रूप है, आइसोटॉप है। संकेत है O3। वायुमंडल के समताप मंडल में विद्यमान है ये ओजोन। उपयोग क्या है? सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये कौन? ये जो है आपकी ओजोन आने से रोकती है। कीटाणुनाशक के रूप में, जल को साफ करने में काम आती है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी
काम आती है। याद रखना, ओजोन कीटाणुनाशक के रूप में जल को साफ करने में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी काम आती है। रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है, रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है दोस्तों, जो सामान्यतः वायुमंडल में नहीं पाई जाती। पूछा जाएगा तो रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है जो सामान्यतः वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन भूकंप आने के बाद के समय वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो इसकी मात्रा क्या है, भूकंप आने के समय वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, रेडॉन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्गन। खोज करता है विलियम रैमजे, याद रखना ऑर्गन के खोज करता है विलियम रैमजे, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो है आर्गन। उपयोग होता है आर्गन का विद्युत बल्ब में। कहां पर, विद्युत बल्ब में। सल्फर की बात करेंगे, तांबे का शत्रु होता है सल्फर, तांबे का शत्रु है सल्फर। संकेत ऐसे, परमाणु संख्या 16। विशेषता ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है ये सल्फर, सल्फर जो है ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टेटीन, इंपोर्टेंट है। एस्टेटीन की चर्चा करने वाले हैं। एस्टेटीन क्या है, ठोस धातुओं में भारी, सबसे भारी तत्व है एस्टेटीन। ठोस धातु में, अगर सॉलिड में बात करें, सबसे भारी तत्व है एस्टेटीन। भू प्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एस्टेटीन, यानी कि जो क्रस्ट है उसमें सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, एस्टेटीन। और ठोस अधातुओं में, धातुओं में नहीं सॉरी, ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है एस्टेटीन। ब्रोमीन की बात करेंगे, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ठीक है। क्या है, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु यानी कि धातु है। उपयोग क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में फोटोग्राफी में ब्रोमीन का उपयोग होता है, अधातु है। सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में फोटोग्राफी में, और पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में निद्रा कारक औषधि के रूप में। तो निद्रा कारक जो औषधि है वह पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में। ब्रोमीन जो क्या है, एक धातु है। एस्टेटीन ये भी एक अधातु है, सबसे भारी तत्व है जो है ठोस अधातु में, सबसे भारी तत्व है एस्टेटीन अधातु में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयोडीन, एकमात्र अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें नॉन मेटल है, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। जैविक स्रोत क्या है इसका, लेमिनेरिया नामक शैवाल है, लेमिनेरिया नामक शैवाल। सभी हैलोजनों में प्रबलतम ऑक्सीकारक है ये आयोडीन, सभी हैलोजनों में प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या है, आयोडीन है दोस्तों। क्या आप जानते हैं, पारा एकमात्र धातु है जिसमें आघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता, जिसमें आघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता, पारा एकमात्र धातु है, क्योंकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। परीक्षा दृष्टि से देखेंगे, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली प्रमुख धातु है सोना व प्लेटिनम। ये मुक्त अवस्था में, फ्री कंडीशन में पाई जाती है सोना व प्लेटिनम। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन जैसी, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस को द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस को द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन एक ऐसा धातु है, आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। कैसी कैसी चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जो हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाती हैं। कौन कौन सी, गैलियम और सीजियम, याद रखना गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जो हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाती हैं, क्योंकि गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 पर चर्चा करेंगे। खोज किसने की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की थिनार्ड ने, याद रखना थिनार्ड 1818 में की। सूत्र है इसका H2O2। गुण क्या है, फीका नीला यानी कि पेल ब्लू होता है, फीका नीला गाढ़ा द्रव है, जल एल्कोहल व ईथर में विलय है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल एल्कोहल व ईथर में विलय है, पूछा जाएगा। फीका नीला होता है, गाढ़ा द्रव है। 0 डिग्री सी पर अपेक्षित घनत्व होता है 1.47, 0 डिग्री सी पर अपेक्षित घनत्व 1.47 होता है। क्वथनांक है इसका 150.2 डिग्री सी क्वथनांक इसका, ठीक है। और हिमांक फ्रीजिंग ये है मेल्टिंग, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट है -0.43 डिग्री सी, किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, याद रखना। तो इसका क्वथनांक है 150.2 डिग्री सी पर ये पिघलती है और जमती है -0.43 डिग्री सी पर। उपयोग की बात करेंगे, कीटनाशी है, जर्मीसाइड के रूप में होता है, जर्मीसाइड कीटनाशी के यूज में प्रयोग। प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक, घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना, ये सब इसके उपयोग हैं। घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना। हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख व बाल आदि के व्यंजन में सहायक है। दूध एवं शराब आदि के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में, दूध एवं शराब आदि के प्रिजर्वेशन में सहायक है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रॉकेट, जेट, पनडुब्बी व टारपीडो के नोदन, प्रपोल्सन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम है। रॉकेट, जेट, पनडुब्बी व टारपीडो के नोदन, प्रपोल्सन में सहायक है।
ईंधन व ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा दृष्टि से। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके। समझ रहे हैं? दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके। परीक्षा दृष्टि, साधारण साबुन सोडियम लवण होता है क्या? साधारण साबुन सोडियम लवण होता है। यह सिटियरिक अम्ल का साधारण साबुन सोडियम लवण होता है सिटियरिक अम्ल का C17H35COOH का। भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना है? 11.11 यानी कि 11.11%। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की परसेंटेज है 11.11%। हाइड्रोजन को जलाने से मिलता है पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी यानी कि D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी है D2O। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया है उत्क्रम प्राशन, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया है उत्क्रम प्राशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल। क्या है? निकेल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता क्या है? निकेल। अब बात करेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व अक्रिय गैस की। अक्रिय गैस क्या है? ऐसी गैसें जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं वो कहलाती हैं अक्रिय गैसें, जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। आवर्त सारणी में समूह संख्या देखिए 18 है। किसकी? अक्रिय गैसों की। कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान। रेडान जो है अर्थक्वेक आने के बाद ये क्रस्ट में दिखती है, भूपर पट्टी में दिखती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान। अन्य नाम इनको नोबल गैस या रेयर गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस भी कहते हैं। प्रमुख अक्रिय गैसों की बात करेंगे। हीलियम पे आ जाओ। प्रकृति में इसको हीलियम कहते हैं। परमाणु क्रमांक 2 है, हाइड्रोजन का 1 था। समूह इसका 18 है। आवर्त सारणी में पीरियड 1 है। ब्लॉक S ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। विशेषताएं, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ये हीलियम। हाइड्रोजन के पश्चात अज्वलनशील है, रंगहीन है, रंग नहीं है, कोई जलती भी नहीं है। हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है ये। प्रमुख उपयोग गुब्बारों में भरने के लिए काम आती है। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए उपयोग की जाती है ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिश्रण का। समझ रहे आप? ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए उपयोग की जाती है ये कौन? हीलियम गैस। अब चर्चा करेंगे नियोन पे। नियोन क्या है? नियोन है दोस्तों प्रतीक है यानी परमाणु क्रमांक इसका 10 है, इसका परमाणु क्रमांक 2 था। आवर्त सारणी 18, पीरियड 2 में 1s2 2s2 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखना चाहो तो देख लो, छोड़ दो। ये रंगीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है तथा वायु से हल्की है नियोन गैस। खोजकर्ता सर विलियम रॉमसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स की बात होती है 1898। सर विलियम रॉमसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स की बात हो रही है। प्रमुख उपयोग की बात करेंगे टेलीविजन व प्लाज्मा ट्यूब में, नियोन लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में इसका उपयोग होता है। समझ रहे हैं? तो नियोन का उपयोग टेलीविजन व प्लाज्मा ट्यूब में, नियोन लैंप में, एडवर्टाइजिंग साइन में, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब में इसका उपयोग होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। भू प्रॉपर्टी में मात्रा है इसकी 0.03 से लेके 0.1। ठीक है, कितनी है? 0.03 से 0.1%। सल्फर के खनिज की बात करेंगे, ये है सल्फेट खनिज। कौन कौन से? सल्फेट। जिप्सम है, सल्फेट हो गया, जिप्सम है, एप्सम लवण है और बेराइट है। सब देखेंगे सल्फर के खनिज। सल्फेट खनिज है ये। जिप्सम सल्फेट खनिज है, एप्सम लवण और बेराइट। CaSO4 2s2 है, MgSO4 7s2 है, बेराइट है BaSO4। सल्फाइड खनिज की बात करेंगे तो सल्फाइड क्या है? गलेना। ये सल्फर का खनिज है गलेना। ये है PbS लेड सल्फाइड। यसद ब्लेंड ये है ZnS जिंक सल्फाइड। यसद ब्लेंड कहते हैं ZnS को। कॉपर पायरेट है CuFeS2O। ठीक है, ये कॉपर पायरेट होता है। कॉपर पायरेट है सल्फाइड खनिज, यसद ब्लेंड और गलेना है। और सल्फेट वाले हैं जिप्सम, एप्सम और बेराइट। प्राकृतिक सोर्स करेंगे। ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ये पाई जाती है। ज्वालामुखी में, वल्केनो में अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में भी पाई जाती है। तो सल्फर जो है अंडे में है, प्रोटीन में है, लहसुन में, प्याज में भी है, सरसों के तेल में, बाल में, अपने बाल में भी सल्फर है, ऊन में भी पाई जाती है। सल्फर के प्रमुख ऑक्सी अम्ल की चर्चा करेंगे। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, बट सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है H2S2OT। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल
जिसे कहते हैं मार्शल अम्ल। तो मार्शल अम्ल क्या कहलाता है? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO7, जिसे कहते हैं ओलम। समझ रहे हैं आप? सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं कि अब आते हैं जिनोन पे। जिनोन का प्रतीक XC, परमाणु क्रमांक 54 है, समूह 18 है, आवर्त 5, ब्लॉक P देख लेना। जिनोन की जो है खोज करता थे विलियम रॉमसे और मॉरिस ट्रेवर्स 1898 में। जिनोन एक स्ट्रेंजर गैस है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, वायु से भारी है। वायु से भारी है ये जिनोन। प्रमुख उपयोग क्या है? गैस डिस्चार्ज लैंप है, लेजर में यूज होता है, सपोर्ट डोपिंग में होता है, एनेस्थेसिया के रूप में और न्यूरो प्रोटेक्टेंट के रूप में। न्यूरो प्रोटेक्टेंट के रूप में इसका उपयोग होता है जिनोन का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको विट्रियोल का तेल भी कहते हैं, अन्य नाम है इसका ऑयल ऑफ विट्रोइल। सल्फ्यूरिक अम्ल को विट्रोइल का तेल कहते हैं। ऐसे आएगा तो पूछा जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बताया जाएगा। रसायनों का सम्राट है ये H2SO4। रंगीन है, गाढ़ा तेलीय द्रव है, निम्न वाष्पशीलता है, इवेपोरेशन कम है, प्रबल अम्लीय गुण है, जल के प्रति प्रबल बंधुता है, ठीक है, बॉन्ड अच्छा बनाता है, पेट्रोलियम के शोधन में काम आता है H2SO4, अपमार्जक डिटर्जेंट के उद्योग में, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के उपयोग में एवं सुपर फास्फेट के उत्पादन में, संचायक बैटरियों में, नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में भी H2SO4 का उपयोग होता है। नाइट्रोसेलुलोज उत्पादों के उत्पादन में भी, याद रखना, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ PYQs। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SiF6 की बात करेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसकी संरचना है अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल अणु है, रंगीन, गंधहीन व अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है ये। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में रडार एवं टारपीडो में इसका उपयोग होता है। सल्फर ऑक्साइड SuO2 रंगीन है, तीखी गंध इसमें से आती है सल्फर डाइऑक्साइड में। जल में अत्यधिक विलेय है, क्वथनांक है 263 केल्विन। प्रमुख उपयोग है सल्फर डाइऑक्साइड का शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम की व्यंजन में, प्रतिक्लोर, एंटीक्लोर तथा विसंक्रामक एवं परिरक्षक के रूप में। सल्फाइड अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रूप में, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग होता है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की चर्चा करेंगे, क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। नाइट्रोजन की चर्चा करेंगे। समस्थानिक है इसके 14N और 15N। आवर्त 2, ब्लॉक P, ग्रुप 15 है। विशेषताएं रंगीन और गंधहीन, स्वादहीन एवं अविषैली गैस है। नाइट्रोजन जो है विषैली गैस नहीं है। उपयोग क्या है? अमोनिया तथा अन्य औद्योगिक प्रयोग में दोस्तों। रसायनों के निर्माण में, वायुयान के टायरों में भरने हेतु यूज होती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, प्रयोगशाला में संश्लेषण होता है इसका। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 अपक्रिया से दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 अपक्रिया से ये क्या करता है? नाइट्रोजन सक्रिय होती है दोस्तों। हैलोजन की बात करेंगे। ग्रुप 17 के तत्व हैं, अत्यधिक अपक्रियाशील धात्विक हैं। तत्वों की श्रृंखला, उदाहरण है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व एस्टेटिन। सर्वाधिक अपक्रियाशील हैलोजन है ये, हैलोजन वाले। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन सा? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। भौतिक अवस्था क्या है? द्रव इसका ब्रोमीन है दोस्तों, ब्रोमीन। गैस फ्लोरीन व क्लोरीन है। ठोस आयोडीन है। हैलोजेंस में बता रहा हूँ मैं, द्रव है ब्रोमीन यानी कि द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में, ठीक है। और गैस फ्लोरीन एम क्लोरीन है, इसमें ठोस है आयोडीन। रंग युक्त है, फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरा, हरापन एवं पीला हुआ, ठीक है। ब्रोमीन लाल होती है, आयोडीन का रंग बैंगनी होता है। अब बात करेंगे अमोनिया पे। अन्य नाम है अमोनिया का नाइट्रोसिल एवं वेपोरॉल, ये आ सकता है। अन्य नाम क्या है? नाइट्रोसिल एवं वेपोरॉल, इसके अमोनिया के अन्य नाम है। विशेषता क्या है इसकी? तीखी गंध वाली गैस है अमोनिया और रंगीन है, जल में अत्यधिक विलेय है। हिमांक 198.4 केल्विन, क्वथनांक है 239.7 केल्विन दोस्तों। उपयोग क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक तथा अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करता है। अश्रु गैस का उत्पादन करती है ये अमोनिया। टीयर गैस की बात करेंगे। अश्रु गैस की क्या है? उपयोग है अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने में। अश्रु गैस का प्रभाव है आंखों में जलन होती है, आंसू टपकना। प्रमुख अश्रु गैसें की बात करें तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल ये अश्रु गैस में यूज होती है दोस्तों। ये है एक्रेलिन है C3H4O। क्लोरोपिक्रिन है, ये क्या है? CCl3NO2, ये है क्लोरोपिक्रिन और एक्रेलिन। क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। खोज करता है कॉर्ल विलियम शीले 1774 ईस्वी में। HCl और MnO2 की अभिक्रिया द्वारा खोजी गई। वायु से 2.5 गुना भारी है क्लोरीन। नामकरण किया ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी द्वारा क्लोरीन का।
काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, कपास तथा वस्त्रों के व्यंजन में, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, CHCl, CH, Cl3 व DDT आदि आदि के उत्पादों के उत्पादन में होता है इसका क्लोरीन का उपयोग। CH, Cl3 व DDT आदि उत्पादों के उत्पादन में। पेयजल को जल जीवाणुरहित करने में, फॉस्जीन, अश्रु गैस एवं मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैस के उत्पादन में क्लोरीन का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन के अम्ल पे बात करेंगे। एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है HNO2, ये क्या है? हाइपोनाइट्रस अम्ल है H2N2O2, नाइट्रिक अम्ल है HNO3, नाइट्रिक अम्ल है HNO3। ये समझ रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं। रंगीन द्रव्य है नाइट्रोजन के अम्ल और प्रबल अम्ल है। रंगीन द्रव्य और नाइट्रोजन के जो एसिड है वो प्रबल अम्ल है। उपयोग क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण होता है। विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण होता है नाइट्रोजन के अम्ल के कारण। विविध की बात करें, कीट बच्ची पौधे, इसकी अवस्थिति है ऐसी भूमि में जहां नाइट्रोजन की कमी हो। दार्जिलिंग, नैनीताल व जम्मू कश्मीर आदि कीट बच्चन के कारण क्या है? वृद्धि हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करना, यह कीट बच्ची पौधे। अम्ल, क्षार तथा लवण की बात करेंगे। अम्ल क्या है? एसिड है। शब्द उत्पत्ति देखो, लैटिन शब्द एसियर से बना है। एसियर का अर्थ है खट्टा। प्रबलता है H+ आयन की संख्या पर निर्भर। pH मान क्या है? 7 से कम होता है अम्ल का। प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे, दही है, नींबू का रस, सिरका आदि है। लिटमस दोस्तों, अम्ल होता है लिटमस, और ये क्षार। नीला जो लिटमस है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है अम्ल में, यानी कि नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है और लाल लिटमस क्षार में नीले में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर नीला लिटमस है, ब्लू है, तो लाल हो जाएगा किसमें? अम्ल में। और क्षार जो है, क्षार, वो लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो जाएगा। लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक या रंजक होता है। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है किसमें? परिवर्तन। नीला लिटमस लाल हो जाता है अम्ल में, ठीक है, और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है क्षार में। याद रखना, लाल वाला नीला होता है क्षार में। रंग क्या है? अशुद्ध जल में माओ यानी कि नील शोषण होता है। अम्लीय विलयन में है लाल और क्षारीय विलयन में है नीला। ऊपर बात हुई ना, अम्लीय विलयन में कैसा होता है? लाल, और लाल में नीला हो जाता है। सोर्स क्या है इसके? लाइकेन, शैवाल। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है। उदासीन विलयन ऐसे विलयन है जो लाल अथवा नीले लिटमस पथ के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उन्हें कहते हैं उदासीन विलयन, जो लाल अथवा नीले लिटमस पथ को रंग को उसके रंग को परिवर्तित नहीं करते। अम्लीय प्राकृतिक सोर्स की बात करें, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन आते हैं, सो प्लस डोंट अंडरस्टिमेट दैट। एसिटिक अम्ल में सिरका है। फार्मिक अम्ल या मैथोनिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल होते हैं नींबू कुल या साइट्रस फैमिली के फल। लैक्टिक अम्ल है दही, क्या है? लैक्टिक अम्ल दही। ऑक्जेलिक अम्ल है पालक टमाटर में। एस्कॉर्बिक अम्ल है आंवला साइट्रस फलों में। टार्ट्रिक अम्ल है इमली, अंगूर व कच्चे आम, केला, सेब में दोस्तों, ठीक है। अंगूर में टार्ट्रिक, इमली में, कच्चे आम में, केला और सेब में पाया जाता है। आंवला और साइट्रस फल किसमें? इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है पालक में, और टमाटर में एक्जोलिक, और दही में लैक्टिक, और नींबू कुल और साइट्रस फल में साइट्रिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं क्षार की बेस पे आएंगे। स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगते हैं, ठीक है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक यानी कि क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। प्रबल OH आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। pH मान 7 से अधिक है। उदाहरण जैसे साबुन, चूने का पानी आदि, ये सारी चीजें दिखेंगी। अब ऐसे प्रबल अम्ल की बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या कहलाते हैं? एसिड। ये एसिड की बात हो रही है। तो प्रबल अम्ल है HCl है, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो यह CH3COOH और H2CO3, समझ रहे हैं। वहीं बेस की बात करेंगे, क्या है? प्रबल क्षार क्या है? NaOH, KOH, COH ट्वाइस, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षार है NH4OH, ये दुर्बल क्षार है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर बता देता हूँ, प्रबल अम्ल में HCl हो गया, H2SO4, HNO3, और दुर्बल अम्ल में CH3COOH, H2CO3 हो गया। NaOH, KOH, COH का ट्वाइस हो गया, दुर्बल क्षार हो गया NH4OH। क्षारीय सोर्स की बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रॉक्स चूने के पानी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कहता है चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक होता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से खिड़की के कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मिशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है?
ये होता है साबुन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन कहलाता है। अम्ल क्षार सूचक की बात करें, जैसे नीला लिटमस विलियन में लाल रंग में, नीला लिटमस है, नीला लिटमस विलियन लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन क्या होता है? जो नीला लिटमस विलियन है लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन क्या होता है? लाल रंग में। नीला लिटमस अम्ल में हो जाएगा लाल, और लाल लिटमस विलियन में अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता है। हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं आता है अम्ल में। मिथाइल ऑरेंज ये होता है लाल रंग में परिवर्तन आ जाता है, और फेनोप्थेलीन रंगीन होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, लेकिन नीला लिटमस विलियन को अगर हम बात करें तो क्षार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा नीले लिटमस को, लेकिन लाल लिटमस विलियन का क्या होगा? ये नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा क्षार में। और हल्दी भी लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा क्षार में। मिथाइल ऑरेंज ये पीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा, किसमें? क्षार के साथ। और ये फिनोप्थेलीन जो रंगीन है क्षार में गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये अम्ल क्षार सूचक हो गया। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई अम्ल क्षार सूचक के मामले में। समझा जी? समझ गए? नीला लिटमस विलियन में क्या हो गया? जो नीला लिटमस है वो अम्ल में लाल हो जाएगा, और क्षार में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा नीले को, और लाल वाले को अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा नीले में, और क्षार में नीला रंग में परिवर्तन हो जाएगा। हल्दी में अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार में लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पीले रंग में। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में तो लाल रंग देगा और क्षार में पीला रंग देगा, और फिनोप्थेलीन जो होगा उसमें अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और क्षार में गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अब बात करते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसे कहते हैं उदासीनी अपकरण। क्या? उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल प्लस क्षार यानी कि लवण प्लस जल और ऊष्मा। अम्ल और क्षार को मिला दोगे तो लवण मिलेगा, जल मिलेगा प्लस ऊष्मा। दोस्तों उत्पाद लवण क्या होगा? उत्पाद होगा लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। लवण के प्रकार देख लो। उदासीन लवण होता है प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, यानी कि उदासीन लवण होगा जिसका अम्ल भी प्रबल होगा और प्रबल क्षार होगा, यानी कि पीएच मान उसका 7 होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फाइड। क्या है? कैल्शियम सल्फेट NaCl और CaSO4। अम्लीय लवण की बात करें, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। अगर अम्लीय लवण है तो उसमें अम्लीय वाले में जो होगा प्रबल तो अम्ल होगा, अम्लीय तो अम्ल प्रबल होगा, और दुर्बल हो जाएगा क्षार। पीएच मान 7 से कम होगा। और ये क्या है? अम्लीय लवण NH4Cl और NH4NO3। समझ रहे हैं? और क्षारीय लवण में प्रबल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा। पीएच मान 7 से अधिक, क्षारीय वाले में 7 से अधिक होगा। उदाहरण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और CH3COONA। कैल्शियम कार्बोनेट और CH3COONA ये क्या है? क्षारीय लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट भी। अब बात करते हैं एल्कीन पे। एल्काइन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन उसे एल्कीन कहते हैं। सरलतम एल्कीन है मीथेन। क्या है? सरलतम एल्कीन मीथेन है, और अन्य नाम इसको पैराफिन भी कहते हैं। पैरा मतलब कम और एफिन मतलब क्रियाशील। गुणधर्म क्या है? अध्रुवीय यौगिक है, दुर्बल वॉन डेर वॉल्स बल से आबद्ध है। ये कौन सा है? दुर्बल वॉन डेर वॉल्स बल से आबद्ध है एल्कीन। भौतिक अवस्था की बात करें, C1 से C4 तक गैस है, C5 से 17 तक द्रव, और C18 व उससे अधिक ठोस होता है। अम्ल क्षारक ऑक्सीकारक एवं औपचारिक पदार्थों के प्रति एल्कीन सामान्यतः निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अम्ल क्षारक ऑक्सीकारक एवं औपचारिक पदार्थों के प्रति एल्कीन सामान्यतः निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन रसायन की। क्या है? पहले एल्कीन समझ लो। यहाँ पे एल्कीन ये एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन युग्म बंध उपस्थित होता है उसे कहते हैं एल्कीन। जैसे ओलिफिन होता है, सामान्य सूत्र है CnH2n। सरलतम एल्कीन है C2HO4। प्रमुख एल्कीन की बात करें C2HO4 एथिलीन है, और C3H6 ये प्रोपिलीन है, C3H6 प्रोपिलीन है। गॉट इट? कार्बनिक रसायन पर बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन विशेषतः कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक मुख्य सोर्स है इसमें कॉल तथा पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम ये है इसके मुख्य सोर्स। प्रकार क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल कार्बन कार्बन बंद होता है, उदाहरण है एल्कीन का, जैसे बात हुई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुल कार्बन कार्बन बंद होता है, उदाहरण है एल्कीन तथा एल्काइन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन परमाणु की समृद्ध श्रृंखला एवं वलय, उदाहरण है साइक्लोएल्केन। क्या है? साइक्लोएल्केन। दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं एरोमेटिक। बेंजीन, टाइलून या नेप्थिलीन। उपयोग क्या है? बहुलकों का निर्माण, पेंट में विलायक के रूप में, और रंजकों का निर्माण करते हैं, औषधियों का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे एथिलीन पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। C2H4 इसका रासायनिक सूत्र है। एथिल अल्कोहल और हीट और H2SO4 के साथ C2H4 एथिलीन और पानी बन जाता है। अल्कोहल क्या है? गुण, रंगीन और मीठी गंध होती है। जल में अल्प विलेय है,
सूंघने पर बेहोशी छाती है। अणुभार लगभग 28 है। क्वथनांक इसका लगभग 104 डिग्री सी है। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने हेतु इसका एथिलीन का यूज होता है। निश्चितक की बात करेंगे एनेस्थेटिक के रूप में ये यूज होती है। पॉलीथीन निर्माण हेतु इसका यूज होता है। मस्टर्ड गैस के निर्माण में इसका यूज होता है। मस्टर्ड गैस के निर्माण हेतु इसका यूज होता है। किसका? एथिलीन का। पॉलीथीन निर्माण हेतु भी एथिलीन और मस्टर्ड गैस के निर्माण में। महत्वपूर्ण तत्व साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है। एंटासिड होता है क्या? भस्म, बेस। साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, एंटासिड होते हैं भस्म। एक्वारेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये बनता है एक्वारेजिया। और आयोडीन कृत लवण में रहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर उसका रंग हो जाता है दूधिया। नीला तोता रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला तोता रासायनिक रूप से है CuSO4 5H2O। अब बात करें एल्काइन की। एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन कार्बन त्रिक बंध होता है। अन्य नाम है एसिटिलीन। सामान्य सूत्र CnH2n-2। सरलतम एल्काइन है एथाइन। क्या है? एथाइन। नेक्स्ट बात करेंगे एसिटिलीन की। संश्लेषण देख सकते हो, गुण है इसका रंगीन गंधीन, जल में अम्लीय है, वायु से हल्की होती है। संपीड़ित एसिटिलीन भयंकर विस्फोट करती है। उपयोग क्या है? कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में एसिटिलीन का उपयोग होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग में उन्हें काटने में काम आती है। यानी ऑक्सी जो एसिटिलीन है ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग में उन्हें काटने में एसिटिलीन का उपयोग होता है। बेंजीन की कार माइकल फेराडे ने इसकी खोज की। इसका नामकरण किया मिट सर्ले ने। ठीक है। सूत्र देख सकते हो बेंजीन का C6H6। बेंजीन की संरचना की खोज फ्रेडरिक आगस्ट कैकले द्वारा 1825 में। वाणिज्यिक सोर्स है कोलतार। रासायनिक प्रकार है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संरचना ये देख सकते हो चाहो तो। अब आते हैं एल्कोहल पे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। निर्माण क्या है? क्रिबन फर्मेंटेशन की क्रिया से ये बनता है एल्कोहल। ठीक है। यीस्ट नामक कवक इसका यूज होता है। ईस्ट नामक कवक का किसमें? एल्कोहल में। एल्कोहल पेय पदार्थों के सोर्स क्या है? बियर जो से बनती है, विस्की जो से बनती है, ब्रांडी शैंपेन अंगूर से बनती है। ठीक है। एल्कोहल के सूत्र और नाम देखो। CH3OH ये होता है मेथिल एल्कोहल। CH3CH2OH होता है एथिल एल्कोहल। CH3CH2CH2OH है एन प्रोपिल एल्कोहल। CH3 ट्वाइस CHOH होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये देखो ये वाला एन ब्यूटी, ये सब देख सकते हो, आप देख लेना। किसे शराब के रूप में सेवन करने से अंधता अथवा पागलपन के लक्षण प्रकट होते हैं? होता है मैथिल एल्कोहल। दोस्तों कौन सा वाला है इनमें से? देखो मैथिल एल्कोहल ऊपर CH3OH। शराब के रूप में अगर आप CH3OH यानी कि मैथिल एल्कोहल को या मिथाइल एल्कोहल को पीते हैं तो आप अंधे भी हो सकते हैं और पागल भी। किसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं? मैथिल एल्कोहल को CH3OH। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल, एथिल वाला। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल या एथिल एल्कोहल। अब बात करते हैं एथिल एल्कोहल की। नाम है इसका एथेनॉल। परिशुद्ध एल्कोहल 100% एथिल एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल 100% एथिल एल्कोहल होता है। पावर एल्कोहल की बात करें क्या है? पेट्रोल प्लस माइनस बेंजीन प्लस माइनस एथिल एल्कोहल। स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करेंगे, सभी प्रकार के शराबों का प्रमुख अवयव है एथिल एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल की बात करेंगे, स्टार्च युक्त पदार्थ से निर्मित है, रंगीन ज्वलनशील है, तीखा स्वाद व तेज गंध होती है, उदासीन यौगिक है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके एल्कोहलेट का निर्माण करता है ये एथिल एल्कोहल। ठीक है। प्रमुख उपयोग समझो इसके क्या है? मैथिल युक्त स्पिरिट का निर्माण पेंट वार्निश गौन सल्फर व आयोडीन का विलायक होता है। क्लेरफॉर्म आयोडोफॉर्म ईथर व एथिलीन का निर्माण। औषधियां टिंचर परफ्यूम व वार्निश का निर्माण। अंतर्दहन इंजनों के निर्माण में। कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में। स्पिरिट लैंप व एल्कोहल थर्मामीटर के रूप में इसका उपयोग होता है एथिल एल्कोहल का। मैथिल एल्कोहल की बात करेंगे CH3OH। मैथेनॉल या कार्बेनॉल कहते हैं इसका नाम। कास स्पिरिट है, कास नेप्ता भी है। विंटरग्रीन के तेल में मैथिल सैलिसाइलेट यूज होता है एवं अन्य सुगंधित तेलों में एस्ट्रो के रूप में प्राप्त होता है। रंगीन है, ज्वलनशील है, अत्यंत विषैला है, विस्फोटक प्रकृति है। उपयोग का पेंट वार्निश और चमड़ा आदि। इसको घोलने हेतु विलायक के रूप में यूज होता है। पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में। रंजक डाइज इत्र व औषधियों के निर्माण में। पीने योग्य एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण में। रेडिएटर हेतु एंटी फ्रीज के रूप में ये यूज होता है मैथिल एल्कोहल। अब बात करेंगे पॉलीमर की दोस्तों, गॉट इट। चलो पॉलीमर पे बात करेंगे। बहुलक छोटे छोटे सरल अणुओं के सहयोग से बना उच्च अणुभार का वृद्धि कहलाता है पॉलीमर। निर्माण प्रक्रिया क्या है? इनका निर्माण बहुलकीकरण के द्वारा होता है। इसमें बड़ी संख्या में सरल अणु
एक दूसरे से सहयोग करके उच्च अणुभार का बढ़त अणु बनाते हैं। बहुलकों के प्रमुख प्रकार देखो क्या है। प्राकृतिक बहुलक होते हैं, समझो प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। जो प्राकृतिक बहुलक हैं पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उदाहरण सेलुलोज, स्टार्च, रबर है। ये प्राकृतिक बहुलक हैं, पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त, उदाहरण सेलुलोज, स्टार्च, रबर है। अर्ध संश्लेषित बहुलक सेलुलोज से व्युत्पन्न होते हैं, उदाहरण है सेलुलोज एसीटेटिन, चाहे एसीटेट इसे बोलते हैं रियान, सेलुलोज नाइट्रेट। ये अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात हो रही है, गॉट इट, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक समझ में आ गए, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, और अर्ध संश्लेषित आ गए सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, इसे रियान भी बोलते हैं। संश्लेषित बहुलक मानव निर्मित बहुलक हैं, जैसे पॉलीथीन, ब्यूनाइस, नायलॉन। प्राकृतिक बहुलक हो गई ऊन, रेशम, चमड़ा। प्लास्टिक उद्योग, प्रत्यास्थ बहुलकों का निर्माण, रेशों का निर्माण, पेंट एवं वार्निश उपयोग, ये सब उपयोग होते हैं प्लास्टिक में। प्रत्यास्थ बहुलक का निर्माण, रेशों का और पेंट वार्निश उपयोग में। दोस्तों पॉलीएथिलीन का जो क्या है, इसका नाम है पॉलीथीन अन्य कहते हैं, पॉलीएथिलीन को पॉलीथीन कहते हैं। एथिलीन का उच्च बहुलक है, ताप शून्य प्लास्टिक है, विद्युत की कुचालक है, नम है, जल प्रतिरोधी है, पैकिंग होती उपयोग होता है, जल से बचाव हेतु फिल्म एवं शीट के निर्माण में काम करती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समझो क्या है। कार्बन यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है उन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। मोनोकार्बोक्सिल की बात करेंगे, यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिल की बात करेंगे दोस्तों, क्या है कार्बोक्सिल समूह, उदाहरण होता है एसिडिक अम्ल का, डाई कार्बोक्सिलिक है, सक्सिनिक अम्ल का, ट्राई वाला देख सकते हो साइट्रिक अम्ल आ जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक में। अब आते हैं, ये आते नहीं वैसे इस तरीके से। अब आ जाओ पॉलीविनाइल क्लोराइड पे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसे बोलते हैं पीवीसी। जो देखा होगा आपके यहाँ, जैसे वो टैंक वगैरह का काम होता है, इस तरह के यूज होते हैं ना। संरचना क्या है, विनाइल क्लोराइड का उच्च बहुलक है C2H3Cl। विद्युत का कुचालक है, जल व नमी प्रतिरोधी है, पाइप बनाने में काम आता है। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हेड बैंक, रेनकोट व अन्य जल प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है। नियोप्रीन की बात करेंगे, पॉलीक्लोरोप्रीन की बात हो रही है, क्लोरीन क्लोप्रीन क्या नाम है, पॉलीक्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है CH2CCl, CH2 के बाद एक प्रकार का कृत्रिम रबर। पाइप एवं बेल्ट बनाने में नियोप्रीन का उपयोग होता है, ठीक है। संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम, HCOOH को कहते हैं फार्मेकॉम। मिथेनोइक अम्ल का ये क्या है, IUPAC नेम। CH3COOH एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का नाम CH3CH2COOH। प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपेनाइक अम्ल का नाम। और ये ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेनिक अम्ल का नाम समझ रहे हैं, ये देख सकते हो, ये आइसोब्यूटेरिक, ये इसका नाम है। टेफ्लॉन पे आ जाओ, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है PTFE बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। संरचना क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, ऊष्मा प्रतिरोधी है, गलनांक है 330 डिग्री सी। इंसुलेटिंग पदार्थों का निर्माण करता है टेफ्लॉन। सांद्र अम्लों के भरने हेतु केन बनाने में, ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति स्थायी वस्तुएं यथा गैस्केट का सील आदि बनाने में, कुकिंग बर्तनों पर लेपन में ये टेफ्लॉन का यूज होता है गाइस। अब आ जाओ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। बसीय अम्ल है, फैटी एसिड होते हैं ये, कौन से, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन्हें बसीय अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य हैं, जैसे पॉमेटिक अम्ल, ठीक है, आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे, ये पॉमेटिक अम्ल वगैरह। सरलतम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे फार्मिक अम्ल। नीले लिटमस पर प्रभाव पड़ता है इसका, फॉर्मिक अम्ल का। नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित होता किसमें, अम्ल में होता है। इस श्रेणी के प्रथम तीन कौन से हैं, फॉर्मिक, एसिडिक व प्रोपियोनिक अम्ल होते हैं इस श्रेणी के प्रथम तीन। तीखी गंध आती है और रंगीन द्रव है। ब्यूटेरिक अम्ल की बात करेंगे C3HCOOH। नो नैनोइक अम्ल क्या है, इस तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन के द्वारा बनते हैं, जैसी गंध वाली है, तेली अम्ल। डेकेनोइक अम्ल है, उच्च सदस्य, ये जो है उच्च सदस्य गंधहीन ठोस होते हैं डेकेनोइक अम्ल से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे। दो कार्बोक्सिल समूह है, सरलतम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल होता है, अन्य नाम है मेलानिक अम्ल एवं सक्सेनिक अम्ल। दोस्तों एसिडिक अम्ल की बात करेंगे, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, CH3COOH कहते हैं इसे। प्राकृतिक सोर्स क्या है, सिरका, वनस्पतियों के सुगंधित तेल। तीखी गंध है, रंगीन द्रव है, क्वथनांक है 118 डिग्री सी। संचारक द्रव का काम आता है, संचारक द्रव, इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक क्या है, ऐसे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों का उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं,
ये कहलाते हैं विस्फोटक। वांछनीय गुण, वाष्पशील ना हो, आर्द्रताग्राही ना हो, सस्ता व स्थायी हो, तीव्र विघटनकारी हो, ये कहलाते हैं विस्फोटक पदार्थ। फॉर्मिक अम्ल की बात करें, इसको कहते हैं मैथोनिक अम्ल। CH2O2 प्राकृतिक सोर्स। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में, मधुमक्खी व बर्रे के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। नामकरण का नाम देखो, सबसे पहले चींटियां की लैटिन नाम है इसका, फार्मिको से आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीखी गंधे, रंगीन द्रव, गलनांक होता है 8.4 डिग्री सी, क्वथनांक है 100.5 डिग्री सी, संचारक द्रव है ये। और जल, अल्कोहल व ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय, जल, अल्कोहल व ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है ये फॉर्मिक अम्ल। TNT पे आ जाओ, संश्लेषण इसे ट्राई नाइट्रोटाइलून कहते हैं इसे दोस्तों, विस्फोटक है। टाइलून पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अपक्रिया द्वारा गुण है हल्का पीला रंग, क्रिस्टलीय ठोस है, उच्च कोटि का विस्फोटक है ये। उपयोग क्या है, बम व टारपीडो का निर्माण होता है TNT से। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमिटॉल नामक विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे बोलते हैं TNG। नोबल तेल यानी कि नोबल तेल भी बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी बोला जाता है। ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक, ग्लिसरीन ये जो होती है ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा ग्लिसरीन जो है TNG में चेंज हो जाता है, जिस पर H2SO4 HNO3 की अपक्रिया से ग्लिसरीन क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बना देता है, TNG बनाता है। रंगीन है, तेलीय द्रव है, महत्वपूर्ण विस्फोटक है। डायनामाइट का निर्माण इस TNT से होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन से, RDX। रासायनिक नाम क्या है इसका, साइक्लो ट्राईमेथिल नाइट्रा, साइक्लो ट्राईमेथिली नाट्राइना, ठीक है, नाइट्रामाइन, साइक्लो ट्राईमेथिली नाट्राइन नामाट्राइनमैन, जो भी है देख लो, पढ़ लो यार, RDX का नाम है। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग पेटेंट कराया 1898 में साइक्लोनाइट, USA में अन्य नाम है इसका साइक्लोनाइट RDX का। हेक्सोजन जर्मनी में कहते हैं, T4 इटली में, C4 कहते हैं। प्लास्टिक विस्फोटक है ये। पॉलीब्यूटाइन इसमें यूज होता है, एक्रिक अम्ल और पॉलीयूरेशन RDX में, प्लास्टिक पदार्थों के साथ RDX मिलाकर प्लास्टिड बॉन्डेड विस्फोटों का निर्माण किया जाता है। तापमान व आग फैलाने की गति के बढ़ने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। विस्फोटक ऊष्मा कितनी है, लगभग 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। गन कॉटन की बात करेंगे, रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा CF सयान बीन द्वारा 1840 में महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है गन कॉटन। ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे बोलते हैं TNP, अन्य नाम है पिक्रिक अम्ल। फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा गुण है हल्का पीला रंग, क्रिस्टलीय ठोस है, प्रचंड विस्फोटक है, खोज करता है अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल का TNP। ईंधन की बात करें, कॉयल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन, प्रोपीन। परिभाषा क्या है, जिन पदार्थों के ज्वलन विघटन से घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन कहलाते हैं। अच्छे ईंधन के गुण की बात करेंगे, सहज उपलब्धता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पत्ति, जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ से न छूटना, ईंधन दक्षता होती है ऊष्मीयमान, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलोजूल प्रति किलोग्राम, किलोजूल प्रति किलोग्राम, समझ रहे हैं आप। डायनामाइट परंपरागत विधि है, लकड़ी के बुरादे से उसमें नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया था डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल की बात करेंगे, पेटेंट 1867। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। कुएं खोदना है इसका, डायनामाइट का सड़क बनाने में व चट्टानों को तोड़ने हेतु विस्फोट में डायनामाइट का यूज होता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन मुख्यतः नाइट्रोसेलुलोज व नाइट्रोग्लिसरीन से निर्मित है। ये ब्लास्टिंग जिलेटिन खान खोदने व सुरंग आदि बनाने में ब्लास्टिंग जिलेटिन का यूज किया जाता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन भी एक बहुत ज्यादा विस्फोटक है। ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें क्या है, ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस एमिटेड फ्रॉम कम्बशन ऑफ फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की उपस्थिति में ईंधन का दहन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले और डीजल का दहन होता है, कोयले और डीजल का दहन होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, ये याद रखना, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान है हाइड्रोजन का, याद रखना, ये 1,50,000 कितना किलोग्राम जूल पर किलोग्राम है ऊष्मीय मान ईंधन का, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, फिर है जैव गैस का, बायोगैस का, फिर LPG, याद रखना आएगा हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा, फिर जैव गैस का, बायोगैस, LPG के बाद है CNG का, CNG के बाद मीथेन, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल, फिर पेट्रोल, फिर कोयला, समझ रहे हैं। ये मान देख लो किस किस के ज्यादा है।
कोयले के बाद लकड़ी और गोबर के उपले का सबसे कम। तो मतलब अगर ये आधा लगाने को नीचे से लगाओ, हाइड्रोजन, फिर जैव गैस, फिर एलपीजी, फिर सीएनजी, ये आएगा, आ रहा है, फिर मीथेन, सीएनजी के बाद मीथेन है, फिर डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। ऐसा लगेगा कि आपको इनको लग रहा है, लेकिन पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल का मान है तीनों का सेम है, याद रखना। पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल का मान सेम है। इस तरह से मीथेन और सीएनजी का मान सेम है, एलपीजी का ज्यादा है और जैव गैस का कम है यार, नहीं जैव गैस का कम है। देखो बात करें तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, जैव गैस का कम है। जैव गैस का आना चाहिए, जैव गैस आना चाहिए पेट्रोल के बाद। तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा हो गया, एलपीजी हो गया, फिर उसका सीएनजी, फिर मीथेन, मीथेन के बाद डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल सेम पेज पर है, और जैव गैस, उसके बाद बायोगैस, फिर कोयला, लकड़ी और गोबर के उपले। अब आ जाओ पेट्रोलियम पे। अन्य नाम क्या है पेट्रोलियम का? पारंपरिक तेल या हल्का तेल कहते हैं इसको। समुद्र की तली या भूमि पर भूपर्पट्टी की गहराई व अवसादों से अवसादी शैलों में ये पाया जाता है। किसमें? समुद्र की तली या भूमि पर भूपर्पट्टी की गहराई व अवसादी शैलों में। पेट्रोलियम के घटक हैं गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, तेल, नेफ्था, ग्रीस या मोम या एस्फॉल्ट। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। पीड़कनाशकों तथा प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों, पेंट व औषधियों के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन की बात करें, क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से प्राप्त होने वाला ईंधन है जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके यूज होता है। कोयला गैस की बात करें, संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय निर्मित है। उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। कोयला की बात करें, कार्बन, मृत वनस्पति होता है इसका कार्बनीकरण। धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होता है। काला सोना है, कॉक व इसको उप उत्पाद क्या है? कॉक व कोल तार सॉरी। कोयले के प्रकार, पीट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला है, जल की अधिक मात्रा होती है। लिग्नाइट बुरा कोयला है, सबसे कम उसमें। सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस सॉफ्ट कोयला होता है बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट सबसे ज्यादा 85% इसमें सल्फर पाया जाता है। कठोर कोयला है, सर्वाधिक ऊष्मा इसी में होती है। अब आते हैं नेचुरल गैस। गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण है। पेट्रोलियम का तेल, कूप एवं प्राकृतिक इंधनों से प्राकृतिक गैस मिलती है। मीथेन, इसमें प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है 45 से 85%, ये आएगा। तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में मीथेन 45 से 85%, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथाइल मर्क्यूप्टन के कारण गंध आती है ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन, गैसोलीन एवं कार्बन यौगिक के रूप में होता है निर्माण में। एलपीजी क्या? प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन के पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण है ये। कोक की बात करेंगे, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कठोर है, संयंत्र एवं काला पदार्थ है। इस्पात के निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में उद्योग कोक का उपयोग होता है। कोलतार की बात करेंगे, क्या है? कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। गुण है, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव। संश्लेषित रंग है, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, ऑटोग्राफिक सामग्री व छत निर्माण सामग्री आदि के निर्माण में यूज होता है। खाद्य संरक्षण, पोषण व औषधि की लगाएंगे। खाद्य पदार्थों को दीर्घकालिक तक सुरक्षा करने की प्रक्रिया है, रखने की प्रक्रिया क्या? खाद्य संरक्षण, पोषण व औषधियां। फूड प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, फ्रीजिंग, सॉल्टिंग करना, पिकलिंग। ठीक है, खाद्य संरक्षण के उपाय कौन से? ड्राइंग करना और एडिशन ऑफ शुगर, ये देख सकते हो। फ्रीजिंग हो गया, सॉल्टिंग, पिकलिंग, ठीक है, ड्राइंग और एडिशन ऑफ शुगर। पार्श्वीकरण की क्रिया, इससे दूध के हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। श्वसन दर को कम करना, ठीक है, और प्रशीतक का प्रयोग करते हैं। कोल्ड स्टोर में भंडारण की प्रक्रिया होती है। जीवाणु को नष्ट करना, एंजाइमों की अपक्रिया को रोकना, विभिन्न रसायनों का प्रयोग। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणुओं की अपक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना, एंजाइमों की अपक्रिया को रोकना, इसके पार्श्वीकरण की क्रिया है। प्रमुख खाद्य परिरक्षक क्या क्या है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम एस्कॉर्बेट और पोटेशियम एस्कॉर्बेट। सोडियम का एस्कॉर्बेट और पोटेशियम का एस्कॉर्बेट और सोडियम बेंजोएट इसमें यूज होता है। नेक्स्ट आ जाओ, दर्दनाशक। क्या है दर्दनाशक? ये होते हैं एनाल्जेसिक, ऐसी औषधियां जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती हैं। अनिद्राकारी दर्दनाशक है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है। निद्राकारी, पीड़ाकारी है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ऐसी औषधियां जो निद्रा उत्पन्न करती हैं। अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन तथा हेरोइन। प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। मर्क्यूरो, क्या बोलते हैं? मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आइडोफॉर्म या पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, एंटीसेप्टिक है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मर्क्यूरो, ये याद रखना, देखो सारे एकदम, एक मिनट रुक जाओ, सारे एक दो। मर्क्यूरोक्रोम है, मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आइडोफॉर्म या पोटेशियम पर मैग्नेट है। डिसफंक्शन देखो, डिसफेक्टेंट, विसंक्रामक कहते हैं, ऐसे रसायन जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। ठीक है,
उपयोग उपकरणों में, बर्तनों में, फर्श व सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमण हेतु डिसफंक्शन का यूज किया जाता है। फिनॉल है, मैथिल फिनॉल, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है, क्लोरीन भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, औषधियों पर समझो, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान एवं दर्द निवारण हेतु किया जाता है। प्रशांतक की बात करें, ट्रैंकुलाइजर, मानसिक तनाव कम करने हेतु अवसाद दूर करने में सहायक होता है। ये कौन? ट्रैंकुलाइजर, अवसाद दूर करने में। उदाहरण की बात करें, ये है रेजर पाइन, सोर्थ है राउलोपिया सर्पेंटाइन नामक पौधा, ये ट्रैंकुलाइजर का काम करता है। बर्बिट्रिक अम्ल से उत्पन्न ल्यूमिनल व सेकोनल आदि भी काम करते हैं। ज्वारनाशक की बात करें, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर यानी कि फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक कहलाते हैं। एस्पिरिन जिसे कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल, पैरासीटामोल और फिनेएसिटीन ये इसके उपयोग में आते हैं गाइस। अब आता हूं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पे, किस पे? एंटीबायोटिक की चर्चा करेंगे। गॉट इट? ठीक है, चलो प्रतिजैविक पे आ जाओ, एंटीबायोटिक पे जल्दी जल्दी करते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं, जीवित कोशिकाओं से, तथा सूक्ष्म जीवों को जीवन प्रक्रिया को बाधित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या है? प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है वर्ष 1929 का, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन नोटेटम कहते हैं इसे सोर्स। पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है पेनिसिलिन, वर्ष 1929 में इसकी खोज हुई। ठीक है, बेहोशी कारक की बात करें, जिसे बोलते हैं एनास्थेटिक, ऐसी औषधियां जो सभी प्रकार की कोशिकाओं यानी कि प्रमुख तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना इनसेंसिबिलिटी उत्पन्न करती हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का प्रमुख खाद्य परिरक्षक की बात करें, जिसे कहते हैं एपोक्साइड शुष्क फल व मसालों का परिरक्षण। ठीक है, इसकी नेक्स्ट बात करेंगे। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड उपयोग है सॉस, जैम व अचारों का परिरक्षण। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। सॉर्बिक अम्ल व उसके लवण यीस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने हेतु होता है। सोडियम बेंजोएट होते हैं, मृदु पेय तथा अम्लीय भोजन का परिरक्षण करते हैं, सोडियम बेंजोएट। उर्वरक की बात करेंगे, फर्टिलाइजर परिभाषा क्या है? पौधों की पोषक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला। अन्य का नाम है अकार्बनिक खाद, और अर्थ है उर्वरता प्रदान करने वाला, अर्थ उर्वरक है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखो, वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, वह उर्वरक में नहीं पाया जाता हाइड्रोजन, याद रखना, उर्वरक में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 45%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में? एमाइड। ये आएगा क्वेश्चन। पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधे प्लांट नाइट्रेट के रूप में, ट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यूरिया का उत्पादन होता है द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से। यूरिया का उत्पादन होता है द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से। फसलों में पर्णीय छिड़काव में प्रयुक्त उर्वरक है यूरिया। ठीक है, अब इधर देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बात ऊपर हो चुकी है। क्या है ये? नील हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। धान की फसल में जीवाणु है एजोटोबैक्टर, और इधर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, ये दलहनी फसलों से प्राप्त होता है, ये गेहूं की फसल से होता है। राइजोबियम जैपोनिकम होता है सोयाबीन से, राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में होता है। कृत्रिम उर्वरक व खाद में अंतर। कृत्रिम उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कृत्रिम उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। कृत्रिम उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कृत्रिम उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है कंपेरेटिव टू कृत्रिम जो उर्वरक है। फॉस्फेटिक उर्वरक की बात करेंगे, क्या है? मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट एवं पॉलीफॉस्फेट उर्वरक है। हड्डी का चूरा, बेसिक स्लैग व चूड़ित रॉक फॉस्फेट होता है दोस्तों। फॉस्फेटिक उर्वरक में प्राय फॉस्फेट कितना होता है देख सकते हो। सुपर फॉस्फेट में होता है सबसे ज्यादा, मेटा फॉस्फेट में 64%, फिर कैल्शियम फॉस्फेट मोनो में 50%, और भी देख सकते हो। अब आ जाओ नीचे। पोटेशियम उर्वरक मुख्य उर्वरक है। कैनिड व म्यूरेट ऑफ पोटेश उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है ये पोटेशियम उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक की बात करें, अमोनिया युक्त उर्वरक है नाइट्रेट उर्वरक। अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक व एमाइड युक्त उर्वरक है, भारत में सर्वाधिक है। उत्पादित नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। क्या है उत्पादित नाइट्रोजनी उर्वरक? क्या है? यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजनी उर्वरक में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किसमें? यूरिया में।
45% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड में 21%, सोडियम नाइट्रेट में 16, कैल्शियम नाइट्रेट में 17, अमोनियम नाइट्रेट में 35, अमोनियम क्लोराइड में 25 और अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखना। और पोटेशियम उर्वरक में पोटास तंबाकू के डंठल में दोस्तों 4 से 9% होता है। सबसे ज्यादा पोटेशियम क्लोराइड में 48 से 60% क्या होता है, पोटास। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनेट में 12 से 16, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%। लकड़ी की राख में याद रखना। अम्ल व क्षार व लवण वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये कहलाते हैं अम्ल। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा हो, ये खट्टा और ये कड़वा, धातु से क्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करता है, क्षार कहलाता है। अम्ल क्षार सूचक लिटमस विलियन है, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलीन और हल्दी ऊपर चर्चा कर चुका हूं। वैसे में लिटमस विलियन पे आ जाओ। वास्तविक रंग है इसका बैंगनी रंग। लाइकेन पौधों से प्राप्ति होती है जो कैलोफाइटा समूह का पौधा है। अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है, अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार। पीएच स्केल की बात करेंगे, पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना खोज करता है सोरेनसन। 0 से 14 तक के खंड है। पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन है। पीएच का मान का 7 कम है तो विलयन अम्लीय है। 7 से अधिक तो क्षारीय है। पीएच मान 0 है तो सर्वाधिक अम्लीयता है और पीएच मान 14 है तो सर्वाधिक क्षारीयता है। इस तरह से याद रखो। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच के मध्य कार्यशील रहता है। मुंह का पीएच मान है 5.5 से कम होने पर दंत से प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खियां बर्रे के डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा को लगाने पर आराम मिलता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, अम्लीय वर्षा का, याद रखना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल को निर्माण मुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल से हुआ है, शुक्र ग्रह। अब आ जाओ। विभिन्न पदार्थों का पीएच मान, जठर रस का 1.8, नींबू का रस 2 से 3, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 से 7.5। अम्ल की धातुओं से अपक्रिया, अम्ल प्लस धातु मिलाकर अम्ल और धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्षार और धातु मिलकर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, दोनों। इनकी अपक्रिया, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की, अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल बनता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है और हम लास्ट स्टेज में चल रहे हैं दोस्तों बायो की, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना, मिस मत करना। पहला केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में, कहां पर, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पोर्ट ब्लेयर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में, ठीक है। कहां पर है ये जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर, कहां पर, इज्जतनगर में, रायबरेली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आ जाओ। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैरकपुर में, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। ये केंद्रीय खारा जल जीव पालन, केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई तमिलनाडु में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहां है, हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मगधू मथुरा उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स मगधू मथुरा में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये थोड़ा कलर वैसे ही चीजें करते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के कोच्चि में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचिन में। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में दोस्तों। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में, ठीक है। कॉटन टेक्नोलॉजी कहां पर है, मुंबई में, और एक कॉटन रिसर्च नागपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग ऑन द टेक्नोलॉजी लुधियाना। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि में। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। केंद्रीय पटसन व समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर बैरकपुर। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान में। ठीक है। भारतीय मृदा व जल संरक्षण संस्थान देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। भारतीय प्राकृतिक रोल राल एवं गौद संस्थान रांची में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रांची। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, आपको पता होगा। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ विविधता, वेरी इंपोर्टेंट, तो याद रखो। एंथ्रेसाइट है सर्वोत्तम कोयला, इसमें सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा सल्फर। एंथ्रेसाइट सर्वोत्कृष्ट सबसे ज्यादा अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। पीट है सबसे निकृष्ट बेकार कोयला। ग्रेफाइट भारी मशीनों के लिए स्नेक का काम करता है। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भारी जल D2 है। परमाणु संयंत्रों के रूप में मंदक के रूप में काम करता है। HC यूरे भारी जल की खोज की थी HC यूरे ने। वर्षा का पानी होता है प्राकृतिक रूप में पानी का सबसे शुद्धतम रूप। निर्लवणीकरण की बात करेंगे, अशुद्ध जल से शुद्ध जल। क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है। उत्क्रम पराशरण होता है समुद्री जल को शुद्ध करने में प्रयुक्त। फिटकरी स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करना, पानी की शुद्धि। निर्लवणीकरण, उत्क्रम पराशरण और क्लोरीन फिटकरी। हीलियम जो है, हीलियम ऑक्सीजन गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट अमोनिया, जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है निश्चेतक नाइट्रस ऑक्साइड। जिनोन स्ट्रेंजर गैस। हीलियम वायुयान के टायरों में प्रयुक्त होती है। हीलियम गुब्बारे में गैस भरने हेतु काम आती है, गुब्बारे में। दोस्तों अब आ जाओ इधर, थोड़ा सा आ जाओ इधर, सूची एक और दो। अमोनिया क्या है, यह लुईस क्षार जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया। ब्रोमीन पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग होता है, ब्रोमीन का पीड़ाहारी के रूप में। नीलत होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कास्टिक सोडा NaOH। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, क्या सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा NaOH। नीलत होता है, कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड होता है फोटोग्राफी में प्लेट। मस्टर्ड गैस है रासायनिक आयुध। मैथेन, मीथेन होता है छापे खाने की स्याही बनाने में प्रयुक्त। इथेफॉन होता है कच्चे फल को पकाने में प्रयुक्त। इथेफॉन, यह क्या क्वेश्चन दोस्तों, इथेफॉन कलर चेंज कर दूं, इथेफॉन कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। एथिलीन भी होती है इथेफॉन भी। ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एथिल अल्कोहल होता है शक्कर के किण्वन से निर्मित। आइसोप्रीन है प्राकृतिक रबर का बहुलक, पेट्रोलियम के प्राप्त भंजक आसवन से। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का भंजक बहुलक। नाइलोन है कृत्रिम बहुलक। पॉलीथीन है क्या, एथिलीन का बहुलक। बुलेट प्रूफ होता है पॉलीकार्बोनेट या थर्मोप्लास्टिक, ये होता है पॉलीकार्बोनेट या थर्मोप्लास्टिक होता है बुलेट प्रूफ। ठीक है, और आ जाओ अभी, और आ जाओ। लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों कहां पर, मांसपेशियों में थकान का अनुभव, दूध। वहां पे एसिटिक अम्ल होता है सिरका। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू। ब्यूटेरिक अम्ल होता है दुग्ध, दुर्गंध युक्त मक्खन से प्राप्त होता है ब्यूटेरिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल होता है शीतल पेय एवं सोडा वाटर से। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, कौन सा, मैलिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल होता है अंगूर बेकिंग पाउडर के निर्माण में। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर बेकिंग पाउडर के निर्माण में अंगूर में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल में फोटोग्राफी, सोडियम थायोसल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, मीथेन प्लस वायु, खानों में विस्फोट। RDX होता है साइक्लोनाइड या हेक्सोजन या T4, तो RDX को T4 भी कहते हैं, हेक्सोजन भी कहते हैं और साइक्लोनाइड भी कहते हैं। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है। केल्विन बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया। ब्यूटेन LPG का मुख्य आधार घटक है। मरकप्टेन LPG की दुर्गंध। कॉयल गैस होती है CH4, याद रखना, वेरी गुड, वेरी इंपोर्टेंट। कॉयल गैस क्या है दोस्तों, कॉयल गैस है CH4 मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये होती है कॉयल गैस। कॉयल गैस में मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, यानी कि मीथेन को हटा दो तो कॉयल गैस वाटर गैस बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन।
अगर उसमें मीथेन डाल दो तो कॉइल गैस बन जाएगी। सीएनजी में होता है मुख्यतः CH4, गैसोहॉल में होता है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल और पेट्रोल होता है मेरे भाइयों। नेक्स्ट बात करेंगे लेड, लेड टेट्रा एथिल होता है कार के इंजन की एंटी नॉकिंग। एथिलीन ग्लाइकोल होता है ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम एंटी रेफ्रिजरेंट होता है, एंटी एथिलीन ग्लाइकोल ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम। फ्रियोन क्या है, घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त। एनिमल चारकोल होता है कच्ची चीनी को रंगहीन बनाना एनिमल चारकोल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि, पोटेशियम जो ब्रोमाइड है शांतिकारक औषधि है। एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशक होता है। वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल। अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है, अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता। नाइट्रोजन गेहूं की उचित हरितमा तथा उचित विकास हेतु आवश्यक है, ये कौन सी, नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन सा, अमोनियम सल्फेट। एमाइड यूरिया में नाइट्रोजन का रूप होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का रूप होता है एमाइड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त। एलिथ्रीन मच्छर पायरेथ्रिन होता है, एलिथ्रीन। पोटेशियम साइनेट की बात करेंगे, चूहे मारने का जहर। जिंक फास्फाइड है रोडेंटिसाइड होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड है कीटनाशक। क्रुक्स कांच होता है परावैंगनी किरणों की अवशोषण की क्षमता क्रुक्स कांच में। जिंक ऑक्साइड है यशद पुष्प, क्या है, जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प होती है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट नहीं आ जाओ, अब खत्म हो गया, भौतिक विज्ञान चालू होने वाला है। बायो आपका एंड हो गया गाइस यहाँ पे, ठीक है, बायो एंड हो चुकी है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर दैट वाचिंग इट, और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट अब हम कंप्लीट करेंगे भौतिकी विज्ञान, यहाँ तक आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। आप देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये सारे जितने भी फैक्चुअल डेटा है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सो देखना मत भूलिए एंड थैंक यू एंड जय हिंद एंड नमस्कार।